चलिए तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। साइंटिस्ट का नाम आपने सुना है, क्रिक का नाम तो आप ऑलरेडी सुन चुके हो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब याद रखना है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इस मॉडल को इन्होंने बोला था डबल स्टैंडर्ड ladder like structure of DNA. This was double stranded ladder like structure of DNA. आपने वो नोटिस किया होगा कुछ घरों में जहां पर स्पेस बहुत कम होती है, उस घर में आपको जो स्टेयर्स बनाने होते हैं, उन स्टेयर्स को बनाने के लिए आपने नोटिस किया होगा वो स्पाइरल मेटल स्टेयर्स बनाई जाती हैं। स्पाइरल मेटल स्टेयर्स बनाई जाती हैं। वो स्पाइरल मेटल स्टेयर और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? इसको लेडर लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। डबल हेलिकल लेडर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं डीएनए का। और किसने बोला था ये बात? सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने। मॉडल का नाम था डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। याद रखना है आपको, वॉटसन क्रिक का जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है ये एक्चुअली में डिराइव हुआ है फ्रॉम स्टडीज ऑफ विल्किंसंस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो याद रखना ये कहां से डिराइव्ड है? फ्रॉम विल्किंसंस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो विल्किंसंस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो टेक्निक थी उस टेक्निक से एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है डीएनए का वो हमको पता चला। और उस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किसने किया है अपने मॉडल में? वॉटसन एंड क्रिक ने। और मॉडल का नाम हो गया था डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। अब इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है अबाउट दिस स्ट्रक्चर वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है डीएनए में आप नोटिस कर पाओगे वॉटसन क्रिक ने जिस डीएनए को वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल में कंसीडर किया है वो डीएनए था बी डीएनए। कौन सा डीएनए कंसीडर किया है? मैं लिख देता हूं बी डीएनए। बी डीएनए में जो बी है, याद रखना एक बात, जो बी डीएनए वो मिलेगा किसमें? तो ये मैमल्स का डीएनए होता है। मैमल्स में जो बी डीएनए प्रेजेंट है इसका मतलब होता है बेसिक। याद रखना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक। ये बेसिक मतलब होता है सिंपल काइंड ऑफ, मतलब कि शुरुआती, इनिशियल काइंड ऑफ, इजी काइंड ऑफ, सिंपल। तो सिंपल डीएनए को बोल रहे हैं बेसिक डीएनए। तो बी डीएनए किसका है? मैमल का डीएनए है, इसको बोलते हैं बेसिक डीएनए। बोलने में सिंपल बोल रहे हैं, वैसे बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जो बी डीएनए है दिस इज मोस्ट स्टेबल डीएनए कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए बी डीएनए। और लीस्ट स्टेबल होता है, ऐसे लिख देता हूं, बी डीएनए इज मोस्ट स्टेबल डीएनए एंड ई डीएनए इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कौन सा है? ई डीएनए। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? बी डीएनए। अब खास चीज क्या थी? इन्होंने बताया, वॉटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है, इस डबल हेलिकल मॉडल में एक हेलिक्स की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। दिस इज लेंथ ऑफ वन कंप्लीट हेलिक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं length of one helix is 34 एंगस्ट्रॉम। अब आपको याद रखना है 34 एंगस्ट्रॉम की हेलिक्स को हम कैसे माने, मतलब कैसे पता चलता है कि एक हेलिक्स जो है वो इतने एरिया में एंड हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए हर एक हेलिक्स में टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ बी डीएनए। तो अगर मैं बी डीएनए की बात करूं तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होनी चाहिए। तो जहां से जहां तक आपको 10 बेस पेयर मिल जाए उतना पोर्शन एक हेलिक्स हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स दिख रहे हैं। मैं लिख देता हूं ये क्या है? दीज आर बेस पेयर्स। बी डीएनए की खासियत क्या है? बी डीएनए में टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल हेलिक्स। तो मैं लिख देता हूं 10 बेस पेयर्स। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बेस पेयर है। तो 10 बेस पेयर्स इन अ सिंगल हेलिक्स। ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में। तो ये किसका केस है? बी डीएनए का केस है। अब इस हेलिक्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस हेलिक्स में दो बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत बड़ा काम तो नहीं है ऑब्वियसली। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है
टोटल बेस पेयर्स कितने हैं 10, कंप्लीट हेलिक्स की लेंथ कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता चल जाएगी दो बेस पेयर्स के बीच की लेंथ। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज कितना 34/10 विच इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, आपको क्या याद रखना है, पहली चीज 34 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कितना बताना है, तो 34 एंगस्ट्रॉम का नैनोमीटर में हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। और ये जो इंफॉर्मेशन है कौन सी वाली, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। याद हो जाएगा। तो नैनोमीटर्स में जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं। अगर आप डीएनए की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। स्प्रिंग होती है वो पेन में, वो ऐसे खटखट करती है, वैसी वाली पेन आती है, उस पेन को ओपन करते हो अंदर एक स्प्रिंग निकलती है। वो स्प्रिंग को अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो स्प्रिंग में एक डायमीटर है। अगर आपके पास स्प्रिंग वाला पेन हो तो उस पेन को निकालो, उस पेन की स्प्रिंग निकालोगे, स्प्रिंग को निकाल के ऑब्जर्व करना क्या उस स्प्रिंग का, क्या उस हेलिकल स्प्रिंग का कोई डायमीटर है। अगर आपको उसका डायमीटर दिख जाए तो समझ जाना वैसा ही स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और डीएनए में भी कुछ डायमीटर होता है। तो जो डायमीटर है डीएनए का जो डायमीटर होता है वो रहता है 20 एंगस्ट्रॉम। आपको याद रखना है डीएनए का डायमीटर कितना होता है, डीएनए का डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक और चीज मैं लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ डीएनए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं यहां लिखता जा रहा हूं ये सब वाटसन क्रिक ने बताया है। तो डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। अब एक क्वेश्चन उठता है कि डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम क्यों है, तो आपको याद रखना है यहां पे पेयरिंग होती है प्यूरिन और पायरिमिडीन की, और प्यूरिन पायरिमिडीन की पेयरिंग की वजह से एक फिक्स्ड डायमीटर आता है जो कि कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम because of the pairing between purines and pyrimidines। याद हो जाएगा, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की जो पेयरिंग होती है उस पेयरिंग की वजह से एक क्या कहते हैं फिक्स डायमीटर मिल जाता है डीएनए को, जो कि कितना है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। याद हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन भी किसने दी है, अगेन वाटसन एंड क्रिक ने दी है। अब एक और चीज, जो डीएनए में आप नोटिस करोगे डीएनए की जो कॉइलिंग और ट्विस्टिंग होती है उसकी वजह से इसमें आप नोटिस कर पाएंगे कुछ ग्रूव्स बड़े बनते हैं, कुछ ग्रूव्स छोटे बनते हैं। तो नोटिस करो ये जो ग्रूव है ये बहुत डीप है, दिख रहा है ये डीप ग्रूव, ये डीप ग्रूव जो है इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। और यहां पे देखोगे तो छोटा सा एक ग्रूव बनता है, दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव जो है वो डीएनए में कॉइलिंग की वजह से बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है। एक और चीज, डीएनए में 5' और 3' क्यों आता है, ये नंबर हम क्यों लिखते हैं, तो याद रखना 5' और 3' आता है बाय ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ कार्बन फॉस्फोरस ऑन कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के अगर 5th कार्बन से अटैच्ड है फॉस्फेट तो 5' लिखेंगे, और अगर पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन से अटैच्ड है फॉस्फेट तो 3' लिखेंगे। ये इंफॉर्मेशन भी किसने दी है, वाटसन एंड क्रिक ने दी है। याद हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिखना चाहेंगे उधर लिख देता हूं मैं। आपको याद रखना है यहां पे अगर ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर है तो लैडर में 2 पोल होते हैं और बीच में प्रेजेंट होते हैं स्टेप्स। तो आपको याद रखना है इस डबल स्टैंडर्ड लैडर लाइक स्ट्रक्चर में शुगर एंड फॉस्फेट की तो बैकबोन होती है। ये जो है ना पोल्स, दीज आर बैकबोन ऑफ लैडर। तो हम बोल सकते हैं डीएनए का बैकबोन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट एक्ट एज बैकबोन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की बैकबोन कौन है, शुगर एंड फॉस्फेट है। उसके अलावा स्टेप्स ऑफ दिस लैडर लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेप्स आर मेड अप ऑफ
नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो स्टेप्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो बैकबोन है, जो कि पोल्स हैं इस लेटर के, वो किस चीज से बनेंगे? शुगर से और फॉस्फेट से। तो ये इंफॉर्मेशन हमको याद रखनी है अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, विच इज डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। याद हो जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।